नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में हमने पिछले वीडियो में देखा मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बोलियां कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश की बोलियों को पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हम इन शब्दों को सुनते रहते हैं। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे बोली, उपभाषा या विभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। इनमें क्या क्या अंतर है और इनका क्या क्या अर्थ है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोली के बारे में। तो बोली का अर्थ है कि जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और जिसका व्याकरण नहीं होता, और व्याकरण होता भी है तो इतना विकास व्याकरण का नहीं होता, उसे कहा जाता है बोली। तो बोली का सामान्य सा अर्थ है कि सीमित क्षेत्र या सीमित क्षेत्र में इसे बोला जाता है और इसके व्याकरण का पूर्ण विकास नहीं होता, उसे कहा जाता है बोली। इसके बाद है उपभाषा या विभाषा। तो उपभाषा या विभाषा की बात करें तो जो बोली का विकसित रूप है, अर्थात बोली की अगर हम बात करें तो बोली में साहित्य की जो मात्रा है, वह साहित्य की मात्रा हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके व्याकरण का विकास नहीं होता। लेकिन अगर हम उपभाषा या विभाषा की बात करें तो उपभाषा या विभाषा में बोली का कुछ विकास हो जाता है। बोली के क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में यह बोली जाती है। इसके साथ ही इसमें हमें कुछ मात्रा में साहित्य की रचना देखने को मिलती है, अर्थात इसके व्याकरण का विकास कुछ मात्रा तक देखने को मिलता है। जैसे अगर हम ब्रज बोली की बात करें तो ब्रज बोली को हम उपभाषा के अंतर्गत रख सकते हैं। है वह बोली का ही एक प्रकार, लेकिन उसका विकास हो चुका है, उसमें हमें साहित्य की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। उपभाषा के बाद आती है भाषा। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात बड़े क्षेत्र में यह बोली जाती है। इसके साथ ही इसमें जो व्याकरण है, व्याकरण भी यहां पर पूर्ण विकसित होता है, अर्थात भाषा का जो व्याकरण है, व्याकरण भी पूर्ण विकसित देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप हमें यहां पर साहित्य या शिक्षा इन क्षेत्रों में अत्यधिक रचनाएं देखने को मिलती है। भाषा के बाद बात आती है राजभाषा की। तो राजभाषा का सामान्य सा अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात सरकारी कार्यालयों में जो कार्यवाही की भाषा होती है उसे कहा जाता है राजभाषा। तो राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है, इसे ही राजभाषा कहा जाता है। इसके पश्चात है राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा को जो दर्जा देता है वह देता है संविधान, जबकि राष्ट्रभाषा का संविधान से कोई संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रभाषा का सामान्य सा अर्थ है कि बहुमत से बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। अर्थात अगर बहुमत से किसी भाषा को बोला जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है, उसका संबंध संविधान से नहीं है। नेक्स्ट है मातृभाषा। तो मातृभाषा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह भाषा जो बालक अपनी माता से सीखता है, अर्थात परिवार में जब बालक अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है, जिन शब्दों को सीखता है, उसे कहा जाता है मातृभाषा। ये कुछ अंतर हमें बोली, उपभाषा, विभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा व मातृभाषा में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बोलियां। बोली के बारे में हमने देख लिया कि इसमें साहित्य की मात्रा कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके व्याकरण का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता है। मध्य प्रदेश की बोलियों की अगर हम बात करें तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(1) के तहत 1976 में राजभाषा से संबंधित नियम बनाए गए और इसी के अनुसार भाषा आधारित श्रेणियां बनाई गई, जिसमें से क श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य को रखा गया। साथ ही क श्रेणी में जिन राज्यों को रखा गया, उन राज्यों की जो राजभाषा है वह राजभाषा है हिंदी। तो क श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य को रखा गया। साथ ही क श्रेणी में मध्य प्रदेश के साथ ही इसमें 9 राज्य व 2 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो राजभाषा नियम के तहत भाषा आधारित श्रेणियां बनाई गई
और कौन सी श्रेणी में मध्य प्रदेश को रखा गया, तो क श्रेणी में रखा गया मध्य प्रदेश राज्य को। इसके साथ ही क श्रेणी में कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य है क श्रेणी में। और कितने संघ शासित प्रदेश है, तो 2 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश है क श्रेणी में। क श्रेणी के राज्यों की राजकीय भाषा या राजभाषा क्या है, तो वह है हिंदी। इसके साथ ही 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और क्या कारण था कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया गया, तो चूंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को सर्वानुमति से अर्थात सभी की अनुमति द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। परिणाम स्वरूप 14 सितंबर को ही राजभाषा या कहें हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वही अगर हम बात करें 1917 की, तो 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई गुजरात के भरूच जिले से। तो ये तो हुई भाषा संबंधी या मध्य प्रदेश में बोली संबंधी कुछ तथ्य। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। मध्य प्रदेश में बहुत सी बोलियां बोली जाती है और अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां आपको देखने को मिलेगी, और ये सभी कहीं ना कहीं हिंदी की उपबोलियां ही है। अगर हम बात करें इनकी मध्य प्रदेश की बोलियों की, तो मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, ब्रजभाषा ऐसी बहुत सी बोलियां बोली जाती है, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बोली है बुंदेली। बुंदेली की अगर हम बात करें तो बुंदेली आर्य भाषा परिवार की बोली है। इसके साथ ही इसका जो नामकरण किया, इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया और यह सौर सैनी की अपभ्रंश मानी जाती है। तो बुंदेली आर्य भाषा परिवार की बोली है, इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया और सौर सैनी की अपभ्रंश इसे माना जाता है। बुंदेली के क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में यह बोली जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर बुंदेली बोली जाती है। लेकिन शुद्ध बुंदेली की बात करें कि शुद्ध बुंदेली कहां पर बोली जाती है, तो यह टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर इन जिलों में शुद्ध बुंदेली बोली जाती है। इसके साथ ही यह बुंदेलखंड व दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें बुंदेली की उपबोलियां की, तो बुंदेली की उपबोलियां हैं पंवारी, लोधांती व खटोला। ये बुंदेली की उपबोलियां हैं। बुंदेली की अगर हम बात करें तो बुंदेली में साहित्य भी समृद्ध मात्रा में देखने को मिलता है। यहाँ पर विभिन्न साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से प्रमुख रूप से हैं केशव, पद्माकर, जगनिक आदि। ऐसे बहुत से साहित्यकार बुंदेली जो बोली है उससे संबंधित देखने को मिलते हैं। और बुंदेली शब्दकोश का संकलन श्री महेश कटारे द्वारा किया गया। तो बुंदेली बोली की अगर हम बात करें तो यह आर्य भाषा परिवार की बोली है। इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया। सौर सैनी की अपभ्रंश है। शुद्ध बुंदेली टीकमगढ़, सागर व नरसिंहपुर जिले में बोली जाती है। इसकी उपबोलियां पंवारी, लोधांती व खटोला है। इसमें जो साहित्यकार देखने को मिलते हैं वह है केशव, पद्माकर, जगनिक आदि। बुंदेली शब्दकोश का संकलन श्री महेश कटारे द्वारा किया गया। तो बुंदेलखंड अंचल में बोली जाने वाली है बुंदेली बोली। बुंदेली के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी है बघेली। बघेली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है और यह अर्ध मगधी भाषा की अपभ्रंश है। बघेली की अगर हम बात करें तो बघेली की पैतृक भाषा है अवधी और जॉर्ज गियर्सन द्वारा इसे पूर्व हिंदी वर्ग में रखा गया। बघेली को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे बघेलखंडी, रिमही व रिवई, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। और इसकी कुछ उपबोली है जैसे तिरहरी व गहोरा। बघेली की उपबोली का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी उपबोली है तिरहरी व गहोरा। इसके साथ ही जो बघेली है, बघेली के जो शब्दकोश हैं इनका संकलन या इनको तैयार करने का कार्य श्रीनिवास शुक्ल द्वारा किया गया और यह सीधी जिले से संबंधित है। तो अगर बघेली की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बघेली। अर्धमगधी भाषा की अपभ्रंश है। इसकी पैतृक भाषा अवधी है। पूर्व हिंदी वर्ग में गियर्सन द्वारा रखा गया। बघेलखंडी, रिमही व रिवई इसकी
या इसी को कहा जाता है। इसकी उपबोली तिरहरी गहोरा है। वह बघेल शब्दों का या कहें शब्दकोश को तैयार करने वाले कौन है? तो श्रीनिवास शुक्ल, जो कि सीधी जिले से संबंधित है। तो यह हुई बघेली बोली। बघेली के बाद बात करते हैं मालवी के बारे में। मालवी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मालवांचल में यह बोली जाती है। मालवी बोली की अगर हम बात करें तो राजस्थान की हड़ौती से प्रभावित है मालवी, और यह मालवा में बोली जाती है। मालवी पर सोरसेनी का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, और सोरसेनी जो कि महाराष्ट्र की एक बोली है, इस सोरसेनी का व्यापक प्रभाव हमें मालवी जो बोली है उस पर देखने को मिलता है। मालवी की बात करें तो मालवी ध्वनि व रूप की दृष्टि से तो पश्चिमी हिंदी के निकट देखने को मिलती है, जबकि अगर हम आत्मा की दृष्टि से बात करें तो यह मारवाड़ी के निकट देखने को मिलती है। इसके शब्दों का शब्दकोश संकलन करता या कहें मालवी के शब्दकोश संकलन करता श्री प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। वही मालवी को दक्षिणी राजस्थानी धीरेन्द्र वर्मा द्वारा कहा गया, और के.एल. हंस द्वारा पश्चिमी हिंदी से कहा गया। इसमें से जरूर ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी हिंदी मालवी को किसने कहा? तो के.एल. हंस ने इसे कहा। इसकी कुछ उपबोलियां हैं जैसे सोंदवाड़ी, उमठवाड़ी व रागड़ी। वही कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि निमाड़ी जो बोली है, निमाड़ी बोली भी मालवी की ही उपबोली है। वही ये शुद्ध रूप से इंदौर, देवास, धार, रतलाम, उज्जैन इन जिलों में बोली जाती है। अगर हम बात करें मालवी की तो मालवी मालवांचल में तो बोली ही जाती है, लेकिन शुद्ध रूप से इन जिलों में बोली जाती है। मालवी के बाद नेक्स्ट बोली है निमाड़ी। निमाड़ी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निमाड़ जो अंचल है वहां पर बोली जाएगी। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी इन जिलों में निमाड़ी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। निमाड़ी सोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित बोली है। वहीं 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और निमाड़ी दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। जॉर्ज गियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी कहा। वही निमाड़ी की अगर हम बात करें तो निमाड़ी में प्रचुर लोक साहित्य की रचना हुई। यहां पर प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य देखने को मिलता है। इनसे संबंधित कुछ साहित्यकार हैं जैसे कि गौरी शंकर शर्मा, राम नारायण उपाध्याय व प्रभाकर चौबे। प्रभाकर चौबे एक निमाड़ी गायक थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ठुमका। तो ठुमका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई प्रभाकर चौबे, जो कि निमाड़ में ही या कहें निमाड़ी बोली में लिखी गई पुस्तक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो अम्मार बोल के लेखक है महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। निमाड़ी भाषा में यह पहला महाकाव्य है और यह महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। अर्थात महाभारत का निमाड़ी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया अम्मार बोल। तो निमाड़ी भाषा में पहला महाकाव्य किसने लिखा? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। क्या नाम है? अम्मार बोल। यह किसका अनुवाद है? तो महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। इसके साथ ही डॉक्टर श्रीराम परिहार द्वारा निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई। तो निमाड़ी सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। निमाड़ी दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। विभिन्न साहित्यकार गौरी शंकर शर्मा, राम नारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे जिन्होंने ठुमका नामक पुस्तक लिखी। अम्मार बोल पहला महाकाव्य है निमाड़ी भाषा में। महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। महादेव प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा इसे लिखा गया और श्री राम परिहार द्वारा निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई। निमाड़ी के बाद बात आती है ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की ब्रज क्षेत्र अर्थात मथुरा की स्थानीय बोली है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में यह बोली जाती है तो मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में इसे बोला जाता है और विशेषकर पश्चिमी ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर व भिंड इन जिलों में इसे बोला जाता है। ब्रजभाषा की अगर हम बात करें तो ब्रजभाषा काव्य की भाषा कहलाती है या काव्य की भाषा इसे कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जब काव्य की रचना भाषा से बोली में की जाने लगी तो सर्वप्रथम काव्य की रचना ब्रज बोली में ही की गई। वहीं संपूर्ण कृष्ण भक्ति हमें ब्रजभाषा में देखने को मिलती है
और हिंदी की जितनी भी बोली है इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सी बोली है तो वह है ब्रज बोली। तो अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज क्षेत्र मथुरा की स्थानीय बोली है ब्रज भाषा, मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा में हमें कुछ रचनाकार देखने को मिलते हैं, जैसे सूरदास, रसखान, मीराबाई, अमीर खुसरो आदि। ये ब्रज भाषा से संबंधित प्रमुख रचनाकार है। वही ब्रज भाषा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य भाषा है। इसके साथ ही मध्यकाल में जितनी भी रचनाएं हुई उनमें से अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा या ब्रज बोली में ही की गई। ब्रज भाषा या ब्रज बोली के बाद बात करते हैं कुछ अन्य बोलियां जो कि मध्य प्रदेश में बोली जाती है, जैसे भदावरी। भदावरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके पश्चात जांदो माटी। जांदो माटी मुरैना का सबलखंड इलाका है, वहां पर 24 गांव है। उन 24 गांवों को चौबीसा कहा जाता है, जहां पर जांदो माटी बोली बोली जाती है और उन्हीं 24 गांवों के नाम के आधार पर इसे जांदो माटी चौबीसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जटवारी सिकरवारी। यह मध्य भारत क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात भिंड, ग्वालियर प्रमुख रूप से इन जिलों में जटवारी व सिकरवारी बोली को बोला जाता है। इसके पश्चात है पंचमहली कछवाएधारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इन बोली को बोला जाता है, पंचमहली व कछवाएधारी। इसके पश्चात है तोरघारी। तोरघारी मुरैना में बोली जाती है। लोधघारी व रजपूती भिंड में बोली जाती है। पवारी, पवारी छिंदवाड़ा में बोली जाती है। छिंदवाड़ा की पवार जाति की बोली है पवारी। वही कोरवी, इसे हिंदी की पूर्व बोली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति का आधार कोरवी बोली ही है और यह भिंड, दतिया, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बोली जाती है। तो साथियों, ये होती है मध्य प्रदेश की बोलियां। इसके पश्चात जनजाति बोलियों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए पंचमहली व कछवाएधारी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो ग्वालियर। लेकिन यहाँ पर अगर आता है कि मध्य भारत में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो उनमें आप इनको भी जरूर शामिल कर लीजिएगा। तोरघारी, पंचमहली, कछवाएधारी, लोधधारी, रजपूती आदि। तो मध्य प्रदेश की बोलियां कंप्लीट होती है। इसके पश्चात देखेंगे हम अगले वीडियो में मध्य प्रदेश से संबंधित जनजाति बोलियों के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।